अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, ऑनलाइन कर्ज़ों की ऐप का फ्रॉड मासूम शहरियों की जानें निगल रहा है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मसूद नामी शख्स की खुदकुशी का वाक़या पेश आया, जिसने कर्ज़ देने वाली ऑनलाइन ऐप से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। इस खबर के बाद ये बहस शुरू हो चुकी है कि ये ऑनलाइन ऐप्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं और लोगों को इतना तंग करती हैं, इतना हरासा करती हैं कि लोग तंग आकर अपनी जान ले लेते हैं। इन ऐप्स की तहकीकात के लिए साइबर तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई है और कई कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, मगर ये सवालात उठ रहे हैं कि ये ऐप्स कानूनी हैं या गैर कानूनी, इनको काम करने की इजाज़त किसने दी है और इनको रेगुलेट कौन कर रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं एमडी ताहिर जरार, राव खालिद साहब और रियाजुल हक साहब। आप सभी के वक्त का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, अब इसका जितना अभी तक हमने मुशाहिदा किया है, जितनी रिपोर्ट्स इस ऐप के हवाले से सामने आ रही हैं, तो होता ये है कि ये ऐप मोबाइल में जो पर्सनल डाटा मौजूद होता है उस तक रसाई हासिल कर लेती हैं। उसकी बुनियाद पर ब्लैकमेल किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, रिश्तेदारों में शर्मिंदा करवाने की धमकियाँ दी जाती हैं और फिर इससे ऐसा महसूस होता है कि नफ्सियात के साथ खेला जाता है लोगों की और साइकोलॉजिकल टॉर्चर की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। क्या कहेंगे? जी, ये ऐप्स तो अब डिजिटल एज का एक कहले के कारनामा है। इससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं पिंडी में भी बहुत से ऐसे स्कैंडल्स थे। प्राइवेट लोग जो है 80s में 90s में यहाँ पे सूदी कारोबार करते थे, लोगों को लोन देते थे, उसके बाद रिकवरी इसी तरह करते थे। 10-10 बदमाश लेके आ जाते थे और गन वगैरह लेके आ जाते थे फिर उनसे, और सूद पे बेसिकली सूदी कारोबार है ये। और सूद की जो शरह है वो बहुत बेतहाशा होती है इसमें। जो बंदा फंस गया फिर उसको ये निकलने नहीं देते, ये बड़ा कह ले कि शिकंजा एक कसा जाता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये 1500-1600 साल पहले जब ये चीज़ें होती थी, उस वक्त एक्सप्लॉयटेशन जो होती थी, बुनियादी तौर पे किसी को ज़रूरत पड़ गई है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो होती थी, हमारे बड़े सगीर में उसको बनिया कहते हैं कि बनिया घेरता था, उस तरह से लोगों को अब ज़मीनें हथियाता था, उनके बच्चे तक गिरवी रख लेता था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर स्पेशली जब एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पे चली गई कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स और उनके बच्चों की, उनकी ख़वातीन को ये रगमाल बनाया जाने लगा उसके बदले में, तो फिर हमें मिलता है कुरान की वो आयत मिलती है जिसमें सूद के हवाले से अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जंग है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का जो प्रोसेस है ये बड़ा पुराना है, यहाँ पे भी और सदियों से ये चला आ रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें जो मसला आता है वो यहाँ पे हमारे जो लोग जिन्होंने इसको टैकल करना है, ये कोई कानूनी अमल नहीं है, क्योंकि कानून के हवाले से जिन बैंकों को लाइसेंसिंग होती है, लीज़ दे करने की, उधार देने की, वो होती है। ये ज़ुबानी कलामी लेना, ऐप्स के ज़रिए लेना, ये कोई कानूनी अमल तो नहीं है, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। तो ये गैर कानूनी अमल है। तो इसमें FIA का किरदार क्या है, FIA को किस तरह से इसको रोकना चाहिए था, किस तरह इसको बर वक्त पकड़ना चाहिए था। हम अभी ह्यूमन स्मगलिंग की देख रहे हैं, FIA की कारकर्दगी हम देख लेते हैं, आए दिन हम सुन रहे होते हैं कि वो उस तरह से कोई मौसर कार्रवाई नहीं होती, कोई हादसा हो जाए तो पता चलता है। इसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ है। जब हादसा हुआ है मसूद मरहूम का, तो उसके बाद इनकी आंखें खुली हैं, या कह लें कि थोड़ा सा दिखाने के लिए लोगों को पता तो इनको भी है कि 100 से ज़्यादा ऐप्स काम कर रही हैं ये लोन की। और यहाँ पे जो 3-4 मेन मरकज़ हैं जहाँ पे लिया बकर, आप कह लें कि उसमें बहावलपुर है और रावलपिंडी, ये मेनली ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हैं। और इनके तकरीबन 9 बंदे, 70 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन असल इनके लोग जो बैठे हैं वो बाहर दुबई और नाइजीरिया में बैठे हैं, जो पीछे से इनको बैकअप करते हैं और सारी सपोर्ट देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट कह लें या बाकी चीज़ें आप कह लें। तो ये FIA क्या सोई हुई थी, क्या उनको पता नहीं था? ये सारी चीज़ें चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी। मरहूम की खुदकुशी से पहले ये डिस्कशन मार्केट में आम थी कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। मुझे एक शख्स का पता है जिसने 3,000 रुपये लिए और उसका 9 महीने में अब 70,000 हो चुका है वो 3,000 जो है। तो आई डोंट नो ये किस तरह से ये सारा सूदी कारोबार चलता है, किस तरह से ये चीज़ें आगे चलती हैं। तो हुकूमत और FIA ख़ास तौर पे इसमें जो है उसका बहुत मिसाली किरदार होना चाहिए, जो देखते हैं कि नहीं है। हमने देखा जो डबल शाह का केस था, वो नैब ने आखिरकार टेकअप किया, डबल शाह यहाँ पे करता रहा, सारा कार्रवाई करता रहा। फिर हम जाली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत सारा यहाँ पे फ्रॉड होता है, जिसके बारे में मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वो लिखती रहती है, इस्लामाबाद भी, पिंडी भी, लाहौर भी FIA को लिखती रहती है कि ये जो इश्तिहार दे रही है कंपनी, इसके रजिस्टर्ड नहीं है, इसका NOC नहीं है, उस पर भी कोई कार्रवाई हम नहीं देखते। कभी कभार शायद कोई उनको आ जाता हो मसला कि प्रॉब्लम हो रही है तो इसको करे।
तो अच्छा, दूसरा इसमें मसला एक और बड़ा अहम प्रॉब्लम है जो हम भी, आप भी और बाकी हमारे दोस्त भी आए दिन फेस करते होंगे। आपको कॉल आती है एक कि जी वो प्लॉट ले लें, वो फलाने शेयर्स ले ले फलाने चीज़ों के, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कोई प्रमोशन आती हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की, मुख्तलिफ हिस्सेस वाली कंपनीज़ की आपको कॉल्स आ जाएंगी, जो ऑनलाइन किस्तों पे चीज़ें उनकी आ जाएंगी। आपका फ़ोन का डाटा और आपका पर्सनल डाटा जो चोरी होता है और जो लीक होता है, वो तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक 3.5 करोड़ लोगों का डाटा इनके पास है, जो कि फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स, जो हमारी मोबाइल कंपनीज है उनका डाटा उससे लिया है, बैंकों से उन्होंने आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपके फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह वो उन्होंने ली हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लीकेज है, इस पर कोई काम नहीं होता। बीच में कुछ बैंकों का डाटा लीक हुआ था, उस पर इंटरनेशनली भी नेशनली भी एक्टिविटी थोड़ी सी हुई, उसके बाद बैंकों ने भी उस पर मट्टी डालने की कोशिश की कि लोगों को पता ना चले कि किस किस बैंक का डाटा लीक हो गया, और लोगों के पैसे गायब हो गए उनके अकाउंट से, एटीएम से निकलवा लिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए, इस तरह से डाटा लीकेज हुई। तो ये उसका इंपॉर्टेंट। फिर अगेन ये फिर एफआईए का मसला है कि एफआईए ने इसको टैकल करना है, साइबर सिक्योरिटी जितनी भी है हमारी, उसको पीछे जो वॉच डॉग है वो एफआईए है। तो ये मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं और इसके लिए बड़ा इफेक्टिव काम कर रहा है साइबर विंग बना हुआ है एफआईए का, उसको सारा देखना चाहिए। मॉडर्न डे में जो जो क्राइम्स हो रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उन सबको इनको टैकल करने के लिए अपनी बड़ी मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए। इस हिसाब से थोड़ा इवॉल्व करने की ज़रूरत है सिस्टम को भी। जलाल साहब, आप बताइएगा, आप क्या देख रहे हैं इसमें, जो एक गैप देख रहे हैं हम कि आवाम सेफ नहीं फील कर रही रिपोर्ट करने के लिए, फिर एसईसीपी का इसमें क्या किरदार है, एफआई का क्या किरदार है, फिर उन दोनों में कोऑर्डिनेशन की कितनी कमी है जिसको पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए? गवर्नमेंट जो है ना उसको रेगुलेट कर रही है और अदारे उसको देख रहे हैं, और उसके बाद लोग जो हैं वो धोखे में नहीं आ रहे। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ये आज इस तरह से ये वाकया हुआ है कि एक शख्स ने खुदकशी की है और उसका भी कोई कर्जा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जाहिर है उसको जब ये पर्सन उसका डाटा चोरी करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसके जाहिर है पर्सन जो डाटा उसको शेयर करने की धमकी देते हैं, तो फिर जाहिर है उसके पास और कोई चारा नहीं था। मैं समझता हूँ कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है और इसके लिए हमारी जो है ना एफआई एजेंसी है जो, उसको इसके ऊपर देखना चाहिए। उसके अलावा स्टेट बैंक जो है उसको भी देखना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसमें तो यह है कि हमारे मुल्क में इस तरह की बेशुमार जो है ना एप्स जो है ना, वो जाली एप्स जो है वो लोगों को अपने जाल में फंसा रही हैं, और उसमें से गवर्नमेंट ने भी कोई जो है एक लिस्ट जारी की है जिसमें 10 के करीब ऐसी कंपनियां हैं जो बाज़ाब्ता कर्जा दे सकती हैं, और उनको बाकायदा ऑथराइज किया गया है कि वो कर्जा जारी करें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय करें, और फिर उसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती है। लेकिन जो आप जिस तरह राव साहब ने कहा है कि जब आप सूद के ऊपर जो है ना किसी से पैसे लेते हैं, तो जब सूद असल रकम से बढ़ जाता है तो फिर जो देने वाला है उसके लिए मुश्किल हो जाती है और फिर वो मसाइल का शिकार हो जाता है। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, बड़े अरसे से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी मगर हमारे यहाँ हमेशा किसी की जान जाने का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद तमाम लोग एक अचानक से मुतहर्रिक हो जाते हैं टैकल करने के लिए। आपको लगता है कि कोई बेनिफिशरी भी है इस सब मामले का बीच में, क्योंकि जिस तरह से इंफॉर्मेशन तक रसाई मिल रही है, जितने बड़े पैमाने पर ये तमाम ऐप्स चल रही हैं और किसी को खबर तक नहीं हुई, आपको लगता है कोई बेनिफिशरी भी है इसमें बीच में? यकीनन अगर किसी को फ़ायदा नहीं है तो क्या ज़रूरत है इतनी यानी ख्वारी करने की कि लोग बैठ के बैरून मुल्क बैठ के अपने एक सिस्टम पूरा, ज़ाहिर है आप लोग हायर किए होंगे जो ऐप्स ला रहे हैं, ऐप्स डेवलप हुई होंगी, उसके खर्चे होते हैं, अच्छा खासा अखराजात होते हैं, और उसके बाद उसको चलाना, उसका पूरा सिस्टम बैकअप सिस्टम होता है आपका, और उसके बाद यहाँ पे जो नेटवर्क है उसको चलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कौन करता है यहाँ पे? को अल्लाह वास्ते तो बांट नहीं रहे। आप देख ले, मैंने बताया 3,000 का 9 महीने में 70,000 हो गया, तो वो उसको बेनिफिशरी हैं लोग, इसका फ़ायदा है लोगों को और बेतहाशा फ़ायदा है। एक्सप्लॉयटेशन करके जिस तरह से लोगों को किया जाता है, लोगों के एक्चुअली लोगों की मजबूरियों से खेला जाता है। हाँ। तो ये इतना बड़ा क्राइम है ये, यानी मैंने जैसे हवाला दिया आपको कुरान पाक का कि अल्लाह ताला कहता है मेरे खिलाफ जंग है ये, जब आप एक्सप्लॉयट करते हैं किसी बंदे को उसकी किसी मजबूरी की वजह से, माली है या अदरवाइज, तो ये तो सीधी सीधी आप जंग कर रहे हैं उस जात के साथ जिसने पूरा कंट्रोल कायनात जिसके हाथ में। आपका पॉइंट आ गया। राव खालिद साहब, रियाज साहब की तरफ जरा मुझे जाने दीजिए, उनकी आवाज़ में ठीक आ रही है। रियाज साहब, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि इस तरह के जो केसेस हैं वो इंडिया में भी देखे गए, नाइजीरिया में भी देखे गए, इंडोनेशिया में भी देखे गए, मगर उसके बाद एक स्मूथ मैकेनिज्म बनाया गया, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की गई, फिर लोगों को ये बताया गया कि आप सेफ फील करें, भत्ताखोरी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कुछ देखा?
स्टोरी जब सारी फाइनल हो गई एजेंडा वगैरह, तो मेरी और 2-3 दिन पहले भी मैं FIA के काफ़ी लोगों से जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, मैं उससे कनेक्टेड था और उनसे मालूमात ली। कुछ चीज़ें आज जो है वो मुझे मिली इन राइटिंग भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और FIA जो डिटेल्स बता रही है वो बड़ी हॉरिबल है। एक तो क्राइम है, दूसरा एक उसकी जो पॉलिसी है। पहले अगर हम पॉलिसी, क्राइम पे बहुत बात हो गई, पहले मैं पॉलिसी की तरफ आऊँगा। तो इनका ये कहना था कि दर्जन से कम शायद कुछ ऐप्स हैं जिनको ये इख्तियार दिया गया है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग जो ऐप्स हैं उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो जो लोन्स वगैरह हैं ये वो डिसबर्स कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल किसने करना है? ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये उन्होंने करना है। लेकिन उनकी तरफ से जो रेगुलेटरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन में लाखों रुपए के लोन अगर कोई कंपनी दे रही है तो उस पर किसी किस्म का कोई चेक नहीं है कि क्या FIA का ये भी कहना था कि गुमान ये है, अगर हम इस पे मजीद जा रहे हैं वो करें, बहुत सी जगहों पे पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स भी आ जाते हैं कि बहुत सी जगहों पे ये चीज़ सामने आ रही है कि ब्लैक मनी को वाइट करने का एक वो भी शामिल है कि एक तरफ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो पैसे थे उन लोगों ने ये सेटअप किया हुआ है। मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये जाल फैला हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी ये कनेक्टेड हैं। और बाकायदा तौर पर ये जो लोन डिसबर्स लाखों दिनों में होता है उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, इन सबको ये जो है इन चीज़ों को मिलकर देखना चाहिए कि अगर वो किसी ऐप को अलाउ करते हैं तो उनकी कोई लिमिट होनी चाहिए, और प्लस उनको देखा जाए कि वो पैसे उनके पास कहाँ से आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस पर कि वो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। दूसरा, दिसंबर 2022 में यानी तकरीबन 6-8-10 महीने पहले बाकायदा तौर पे एक लेजिस्लेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफाई की जिसमें यह था कि जो भी लोन कोई कंपनी देगी, जो ऐप कोई होगी वो देगी, उसमें जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उसके जो जिसको आप लोन दे रहे हैं उसकी पिक्चर्स, उसका फ़ोन का डेटा, उस तक एक्सेस बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा जब वो अगर लोन लेना है वापस तो उन लोगों से सिर्फ रब्ता किया जाएगा जो उसके जिसको आप लोन देने हैं जो गारंटर होंगे, 1 या 2 लोग जितने भी हैं, उसके अलावा किसी और से रब्ता नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सारी और इस तरह की 8-10 चीज़ें थी, लेकिन किसी चीज़ पे इस पे जो है वो अमल नहीं हो रहा। प्राइवेसी लोगों की डिस्टर्ब हो रही है, लोगों को मेंटली और जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। हमने ऑडियो कॉल सुनी और जो जिन साहब ने खुदकुशी की, और इसके अलावा बहुत सी हमारे दाएं बाएं ये महीनों सालों से हम ये सुनते आ रहे थे कि इस तरह का मामला हो रहा है। तो ये तो एक मामला हो गया। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो क्राइम है वो इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे फैला हुआ है कि लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लोगों को बताया जाता है ये 0.26% जो है वो परसेंट जो है यानी वो है वो उस पर सूद आता है, लेकिन वो रोज़ाना के हिसाब से अगर वो या माहाना के हिसाब से, सालाना के हिसाब से हमेशा सूद होता है। तो 25% जो है आजकल वो है सालाना के हिसाब से, और अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट डाला जाए तो वो 28% हो जाता है। तो 28% सालाना, यानी अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो आपको 1,28,000 जो है वापस करना है। ये आम लोगों को इस बात का पता नहीं है। तो रोज़ाना के हिसाब से जो है उनके ऊपर जो सूद बढ़ता जा रहा है, बताया उनको जाता है कि जी 0.26% सूद है। वो समझते हैं कि शायद जो चंद 100 रुपये हमें देने पड़ेंगे, 10,000, 15 और 20,000 पे। तो इन चीज़ को समझने की जरूरत है। आवाम को आगाही रियासत दे, रियासती इदारे दें, कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को कंट्रोल करे और जो पॉलिसिंग है उसको मजीद मजबूत करे। और FBR भी देखे कि जो ये लोन दे रही हैं कंपनीज हैं, बाकायदा उनकी वेबसाइट पे ये नाम शामिल हों, ये ऐप्स अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा जो तमाम है वो जाली हैं, इनसे जो है वो लोन लिया जा सकता है। और बाकायदा उनके पैसे को चेक किया जाए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। वो लाखों रुपए अगर वो दिन में दे रहे हैं तो वो किस तरीके से दे रहे हैं। ये वो चंद चीज़ें अगर जिसको फिक्स कर लिया जाए तो FIA और दूसरे लोगों का कहना था कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई जिसमें कई अहम उमूर ज़ेर गौर आए। इलेक्शन की तारीख पर बात हुई, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हुआ, निगरान सेटअप के हवाले से बड़ी अहम मुशावरत हुई है। अब आमतौर पर इंटरिम सेटअप के लिए टेक्नोक्रेट्स का इंतखाब किया जाता है, मगर इस दफ़ा सियासतदानों पर मुश्तमिल इंटरिम सेटअप बनाने पर गौर किया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टीज़ को ये खदशात हैं कि टेक्नोक्रेटिक सिस्टम इलेक्शन डिले कर सकता है और नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। तो इस खौफ की वजह क्या है, ये अपने एनालिस्ट से जान लेते हैं। राव खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि टेक्नोक्रेट्स की जगह सियासतदानों का इंटरिम सेटअप बनाना क्या दुरुस्त फैसला है या कोई इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है?
देखिए, दुरुस्त फैसला तो यही होगा कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलके डिसाइड करें कि कौन होना है। अगर वो नहीं डिसाइड कर पाते तो नेचुरली फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। उसमें टेक्नोक्रेट होता है या नॉन टेक्नोक्रेट होता है, वो डिपेंड करता है। जो बुनियादी मकसद है उनका केयर टेकर सेटअप का, वो ये है कि वो एक इम्पार्शियल बॉडी होती है और उसने इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं, जिसमें कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट में जो कंटेस्ट करने वाला है उसका कोई बंदा ना हो। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पंजाब देख लें या केपी देख लें, वहाँ बड़े बायस किस्म के और पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग हैं जो हमदर्दियाँ रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और उनके एक्ट से आपको पता चलता है पंजाब में जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। हम देख रहे हैं पुलिस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, गिरफ्तारियाँ और बाकी जो कुछ भी हो रहा है। इसी तरह से अब डिपेंड ये करता है कि अगर इन्होंने फैसला किया कि सियासतदान को लेके आएंगे, तो फिर जो अब तक अफवाहें चल रही थी, नाम चल रहे थे, कुछ सहाफ़ियों के चल रहे थे, कुछ टेक्नोक्रेट्स के चल रहे थे, कोई कहते थे जी फलां बंदा कराची लैंड कर गया है, हाँ जी, बाक़िर रज़ा साहब का नाम चल रहा था, फिर हफीज़ शेख साहब का नाम चल रहा था, फिर जर्नलिस्टों के नाम चल रहे थे। तो वो सारे, इसका मतलब है वो तो उस तरह से फिर नहीं है अगर सियासतदानों ने करना है। लेकिन मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ जो कुछ दिन पहले मैंने की थी कि बंदा उसी ने आना है जिसको लाया जाना है इस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, और जो एजेंडा जिसने इम्प्लीमेंट करना है वही बंदा आएगा। उसमें एक मरहला ये भी आ सकता है कि जब प्राइम मिनिस्टर राजा रियाज से गुफ्तगू कर रहे हों, इसके बारे में मुशावरत कर रहे हों नाम के ऊपर, तो राजा रियाज साहब अपना वीटो का हक इस्तेमाल करें अगर मतलूबा बंदा ना हुआ तो। अच्छा। तो वो मुझे खदशा बहरहाल मौजूद है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास फिर अल्टीमेटली जाएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर अगर एग्री नहीं करता उन नामों पे जो प्रपोज्ड हैं, जो वो देंगे, राजा रियाज साहब देंगे, तीन प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, और उनमें अगर कोई इत्तेफाक राय नहीं होता फिर एक कमेटी बनती है, कमेटी में जाता है, कमेटी में भी इत्तेफाक राय नहीं होता तो वो फिर जाते हैं। तो आप वो बता रहे हैं ना जो किताबों में लिखा है। मुझे लग ही रहा है कि मैं तो हकीकत की बात कर रही हूँ कि उनके पास है कोई वीटो कार्ड या इस्तेमाल करने की कोई ख्वाहिश होगी उनकी। जी मैं बिल्कुल है, मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि हकीकत का तो मैंने पहले बता दिया, आना तो उसी ने जिसको जो मंजूर नज़र होगा और जिसको लाया जाना मतलूब होगा और जिसके ज़रिए आगे एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट कराना मतलूब होगा वो होगा। लेकिन शहबाज और जरदारी मुलाकात के में इससे अलावा बहुत सीरियस मामलात और भी हैं। ठीक है, क्या इलेक्शन बर वक्त होंगे, उनको किस तरह से इंश्योर किया जाए कि इलेक्शन जो है वो 3 महीने या 2 महीने बाद जब भी बनते हैं कानूनी तौर पे तो उस तरह से हो जाए। क्या सीट एडजस्टमेंट के ऊपर किस तरह से लेके चल रहे हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे को। आगे जो सबसे बड़ा उनके लिए जो ख़तरा है, जिन्होंने इनको जोड़ के रखा हुआ है, वो है पीटीआई। क्या पीटीआई मैदान में होगी, क्या उनके चेयरमैन मैदान में होंगे, वो जलसे जुलूस कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़े कंसर्न हैं उनके, जिसकी वजह से वो उनको ये सोचना भी चाहिए और सोच भी रहे होंगे और इस पर डिस्कशंस भी हो रही होगी कि किस तरह से इस बड़े जो भारी पत्थर जो दरमियान में एक आ गया है इसको किस तरह से हटाया जाए। तो उस पर भी यकीनन बात इनकी हो रही होगी। फिर आगे प्राइम मिनिस्टरशिप की बातें चल रही हैं। कोई कहता है कि जी शहबाज शरीफ साहब भी दोबारा आ जाएंगे पीडीएम के कैंडिडेट के तौर पे, क्योंकि उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है और वो बहुत अच्छे तरीके से सारे हलकों को साथ लेके चले हैं सिवाय अपोजिशन के। तो वो बड़े यानी जो मकबूलियत और कबूलियत का एक चल रहा था, तो उसमें कबूलियत उनकी है। क्या नवाज शरीफ साहब भी कैंडिडेट हैं, क्या उनकी कबूलियत है। बिलावल साहब बीच में थोड़े से हत्थे से उखड़े थे और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें भी शुरू कर दी थी, फिर अचानक उन्होंने शहबाज शरीफ को अपना पीएम करार दे दिया। लेकिन कल फिर उन्होंने एक फंक्शन पे कराची में ढाबे जी पे खिताब करते हुए ख़ुद को फिर दोबारा उम्मीदवार के तौर पे पेश कर दिया है। तो क्या उनकी कबूलियत होगी इस सारे मसले में, और क्या वो रिक्वायर्ड जो सीटें चाहिए होंगी वो उनको मिल जाएंगी। तो बहुत सारे मामलात हैं, अभी बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरना है, फिर जाके ये मामला तय होंगे। सबसे बुनियादी मसला जो कंसर्न हमारा है वो इलेक्शन ही है कि इलेक्शन क्या टाइम पे होते या नहीं होते। अगर नहीं होते तो कितनी ताखीर से होंगे और उस ताखीर की वजह क्या होगी। तो ये सारे मामलात जब तक क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक इनकी मुशावरत भी चलती रहेगी। जी जी ठीक है। रियाज साहब, आपके पास क्या खबर है इससे मुतालिक, क्योंकि इत्तलात ही सामने आ रही है कि जो मुलाकात हुई है इसके अंदर जो हुकूमत या नून लीग है वो ये चाहती है कि थोड़ा पहले तोड़ दी जाए असेंबली ताकि 90 दिन मिल जाए इलेक्शन के लिए, मगर जो पीपल्स पार्टी है वो ये चाह रही है कि पूरे वक्त पर तहलील की जाए असेंबलियाँ। तो क्या आपके पास कोई इनसाइडर?
इस वक्त जो जंग है वो मकबूलियत और कबूलियत की जंग है, और हर कोई कोशिश कर रहा है। और आप देखें कि हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो बयानात दे रहे हैं और जिस तरह सिपह सलार की तारीफ़ें कर रहे हैं, और वो एक तरफ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो बिलावल क्या वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म वो होगा, और जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हालांकि मतलब एक चंद माह पहले तक जरदारी साहब की तबीयतें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ख़राबी ये सेहत के बावजूद वो इतने एक्टिव हैं। लाहौर में कल मुलाकात भी हुई पीएम साहब से। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे ये है कि कल जो मुलाकात हुई उसमें बार बार इस बात पे जोर दिया जाता रहा कि जी टेक्नोक्रेट्स को हमने नहीं लाना, हमने कोशिश करनी है अपने बंदे लाएं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों साइड पे मेरी अंडरस्टैंडिंग और कुछ मालूमात के मुताबिक दोनों जो अतराफ़ हैं, जो फैसला साज जो लोग हैं और इस तरफ जो है पीडीएम की जो पूरी एक लॉट है, वो दोनों ने अपनी पैरेलल लिस्टें किस्म की तैयार करनी शुरू की हुई, उस पर काम किया हुआ है। उनका जो है वो अपनी लिस्टों पे काम कर रहे हैं इदारे, और ये जो असहाब हैं ये अपनी लिस्टों पे काम कर रहे हैं। हम अपने बंदे लाएं ताकि फौरी जो है वो इंतखाबात एक किस्म के जब इंटरिम का जो सेटअप है वो टाइम ख़त्म हो जाए ताकि हम दोबारा आ जाएं, क्योंकि अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा तो जो पॉलिटिकल कैपिटल सो कॉल्ड जो इन्होंने बर्न किया और उसके बाद थोड़ा बहुत ये लगे हुए हैं अपने साख बचाने और वो बढ़ाने के लिए, और साबिक कप्तान को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये होगी कि जल्द अज जल्द जो है इंटरिम सेटअप के 90 दिन होते हैं या 2 माह जो भी होता है 60 दिन, उसके बाद फ़ौरन बाद इंतखाबात हों और हमारी हुकूमत आएगी। तो पूरी उनकी कोशिश है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रार राव साहब ने कहा ये बिल्कुल ज़रूरी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, और इसके शायद 50-50 जो है ना, या 60-40 हम कहें कि 60% जो है उनकी मर्जी से फैसला नहीं होगा, 40 या 30% आप कह सकते हैं कि उनकी मर्जी से जो है वो फैसला होगा जो सियासतदान है। तो ये चीज़ समझने वाली, तो वो घबराहट है पीडीएम के ऐवानों में और उनके हलकों में, और उनको परेशानी है कि जो उनके साथ होने जा रहा है। और एक तरफ उनका ख्याल था बहुत जल्द जो साबिक कप्तान है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो मामला क्लियर हो जाएंगे, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं हो रही। तो कहीं अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या साइड पे हो जाते हैं, या इवन अगर वो अदालतों में लड़ते हैं, तो मीनवाइल उनका जो पॉलिटिकल जो कैंपेन होगी वो चल रही होगी। तो ये तो पीटीआई भी अच्छी खासी सीटें ले सकती है। एक तरफ उनको भी इशारा है, तो नून लीग भी समाव कुछ लेगी। फिर आईपीपी की बातें चल रही हैं, टीएलपी को आप रूल आउट नहीं कर सकते पंजाब में, तहरीक लबैक पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और पीडीएम जो है वो इंतहाई परेशान है। उनको नजर आ रहा है कि चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं, कोशिश वो कर रहे हैं कि अपने हाथ में ले लें, लेकिन फिलहाल तो वो घबराहट का ही जो है वो शिकार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एंजाइटी बिल्कुल आया है। जलाल साहब, आपको क्या लगता है अगर सियासतदानों का इंटरिम सेटअप बन गया तो फिर इम्पार्शियलिटी कैसे मेंटेन होगी? और दूसरी बात ये कि ये मुशावरत जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान क्यों हो रही है? यहाँ पर तो अपोजिशन लीडर का कोई किरदार ही नजर नहीं आ रहा, जो कि कानूनी तौर पर तो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत ही सारी होनी चाहिए। क्या वजह है इसकी? देखें जी, जब ये पिछले साल अदम एतमाद हुआ और मौजूदा पीडीएम की हुकूमत आई है जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, तो उस वक्त से लेकर हमारे मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तबसरे और तज़िये करते रहे हैं। लेकिन उसमें देखें आपके 1.5 साल का अरसा गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से निकाला। हालांकि लोगों की राय ये थी, तजियाकारों की राय ये थी कि ये हुकूमत जो है ये मिक्स अचार है और ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात थे, उस मुश्किल हालात में से अगर ये गवर्नमेंट निकल आई है, पीडीएम के जो कायदीन हैं वो आपस में मिलते हैं, उनकी मशावरत होती है, और अभी तो बहुत सारे कार्ड जो हैं उन्होंने अपनी जमातों के वो छुपा के रखे हुए हैं, और ये वक्त आने पर जो है ना वो ओपन होंगे। और इसके हवाले से मेरा ख्याल तो यही है कि इस दफा ये किसी पॉलिटिशियन को जो है ना निगरान सेटअप में लाएंगे। और जिस तरह ये आपको याद होगा कि बरकशीर मजारी जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, और उनके दौर में भी इसी तरह हो सकता है कि मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है कि इसमें ये मौजूदा सेटअप में वो किसी सीनियर सियासतदान को जो है ना वो लाएंगे, और उसी के तहत ही आइंदा मुल्क में जो आम इंतखाबात हैं वो होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो यही है कि मुल्क के लिए ये जो इंतखाबात हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जलाल साहब, अगर एक नाम आएगा सामने सियासतदान अगर लगाना है तो पीडीएम में तो इस वक्त 13-14 जमातें हैं, तो कैसे कंसेंसस होगा एक नाम पर? फिर मौलाना फजल रहमान साहब के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, ये कैसे कंसेंसस हो पाएगा? उसमें असल में बात यह है कि फैसला साजी का अख्तियार जो है वो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी उनके पास ही होगा, मौलाना भी उनके साथ होंगे। इसके अलावा जो है ना वो फैसला साजी का अख्तियार
किसी और जगह भी है तो उनसे भी मुशावरत होगी, तो उसके हवाले से जो भी फैसला होगा, मैं समझता हूँ कि ये इसमें राजा रियाज साहब की कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि असेंबली के अंदर उनकी जो सीटें हैं या जो अपोजिशन लीडर का उनका रोल है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनका होना चाहिए था, क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं है उस एतबार से। कानूनी लिहाज से तो ठीक है, राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, इनके लिहाज से ठीक है, वो उनसे मुशावरत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें वो अपना राजा रियाज साहब अपने वीटो पावर का कोई उनके पास अख्तियार भी नहीं है और वो इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सियासतदान, उन्हें इसके बाद भी सियासत करनी है और पाकिस्तान के अंदर उन्हें इलेक्शन भी लड़ना है और आगे भी उन्हें सियासत करनी है। इसके हवाले से मेरा है, लेकिन उनके मफादात कहीं और जुड़े हैं असल में। राव खालिद साहब, फजलुर रहमान साहब सरबरा PDM हैं, वो इस तमाम तर मुशावरत में नजर नहीं आ रहे। असल में मौलाना फजल रहमान जो है ना, ये जहाँ तक मुझे इस बात का इल्म, जलाल साहब, राव खालिद साहब से ज़रा मैं पहले पूछना चाह रही हूँ, फिर आपकी तरफ आ जाती हूँ। जी राव खालिद साहब। देखिए, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ख़ुद भी शिकवा कर चुके हैं इस बात का। जब दुबई की मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, तो उसके बड़ा उन्होंने रिजर्वेशंस अपनी शो किए, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की। उसके बाद हाफिज़ अब्दुल्ला जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ की मुलाकात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो उनका एक जेन्युइन कंसर्न है कि जो दुबई में इनकी मुलाकात हुई है उसमें जो बातें हुई हैं वो बड़ी मेरे हिसाब से मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, लेकिन मेरी जो इतला है वो उसमें बड़े सीरियस चीज़ें हैं, जिसमें दोनों रहनुमाओं का शहबाज शरीफ के एटीट्यूड के ऊपर भी कंसर्न है। अच्छा? कि शहबाज शरीफ जिस स्पीड से चल पड़े हैं, जिस तरह से वो मामलात को कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिस तरह वो कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से वो मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बुनियादी तौर पे तो उनको फिगर हेड के तौर पे कंसीडर किया जाता था। पीछे तो नवाज शरीफ साहब और उनकी पॉलिसी, या जरदारी साहब या वो मौलाना फजलुर रहमान, ये लोग जो हैं वो हैं, तो उनको अपना, नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को अपना फ्यूचर ख़तरे में नज़र आ रहा है बुनियादी तौर पर। इसलिए उन्होंने ये जो कंसर्न है उनका वो फजलुर रहमान साहब के साथ शेयर नहीं किया। उनको भी थोड़ा आइडिया है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो हम जो मकबूलियत और कबूलियत की जब बात करते हैं तो अब ये कबूलियत का चैलेंज PDM के लिए भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ के लिए शायद है, लेकिन बाकी लोगों के लिए कबूलियत का जो आंसर है वो मौजूद नहीं है। तो वो बहुत गंभीर मसाइल है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब आज मीटिंग कर रहे हैं अपनी, देखें वो क्या उसमें बताते हैं हमें। आज उनकी मजलिस शूरा का इजलास अभी जारी है, तो वो बताएंगे हमें कि क्या उन्होंने सोचा है PDM के साथ मिलकर। इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं चलेगा, कल भी हमने डिस्कस किया है, तो बाकी वो उनसे देखते हैं क्या वो अब मजीद क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या दूर हो गए हैं। जी ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ दिन पहले तक ये महसूस हो रहा था कि नून लीग इलेक्शन में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, IMF मुआहिदा ना होने की वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल थी, डॉलर बढ़ता जा रहा था और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे थे। तो ऐसे में ये तासुर मिल रहा था कि नून लीग का सारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न हो चुका है, मुआशी अबतरी की वजह से अवाम में गैर मकबूलियत इंतहाओं को पहुँच चुकी है। मगर फिर जैसे जैसे हुकूमत के सियासी खेल का आखिरी ओवर शुरू हो चुका है, हुकूमत बज़ाहिर कुछ ऐसी कामयाबियां ज़रूर हासिल कर चुकी है या कुछ ऐसे फ़ैसले ले रही है जिससे अवाम में जाने के लिए उसके एतमाद में इजाफा हुआ है। अवाम को हालिया रिलीफ पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस मिला है। तो क्या ये इक़दामात नून लीग की खोई हुई मकबूलियत को अवाम में बहाल कर पाएंगे? ये सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, आखिरी ओवर में छक्का लगेगा या फिर विकेट गिरने का अभी भी कोई चांस है? देखिए, कोशिश तो पूरी है इनकी छक्का लगाने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जो सूरत हाल है ओवरऑल और जो पिछले 1.5 साल में रही है सूरत हाल, हम अगर उसका डे टू डे बेसिस पे तजिया करें, ओवरऑल करें, यानी माइक्रो बेसिस पे करें या मैक्रो बेसिस पे करें, दोनों सूरतों में जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। सियासी तौर पे देखें
इंस्टेबिलिटी है। माशी तौर पे देखें कोई यकीनी सूरत हाल, इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल है स्टैंड बाई एग्रीमेंट के बावजूद, क्योंकि आप IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं क्या उसको आप मीट कर पाएंगे, क्या उसके मुताबिक आप चलेंगे। अगर उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर आवाम को रिलीफ, आप ज़ुबानी कलामी कहते रहें 9 रुपये पेट्रोल एक दिन सस्ता करके, तो वो उस तरह से तो नहीं होगा। और ये गेम भी नहीं चलेगी जो नॉर्मली ये करते हैं कि पहले 50 रुपये बढ़ा दो और उसके बाद लूट सेल लगा के तो 30 रुपये कम कर दो, ये हमने बड़ी आप के लिए खुसूसी तौर पे रियायत कर दी है। तो ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जो आपके यहाँ जो पंजाब में ख़ास तौर पे जो पुलिस का रवैया रहा है पिछले महीने 1.5 महीने से, उसने बहुत बड़ा डेंट डाला है हुकूमत की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स में और ओवरऑल उनकी जो एम्पैथी है लोगों के बारे में, उस पर बड़े सवालिया निशान आए हैं। जिस किस तरह की ये ठीक है, जो मुजरिम हैं, जो मुलजिम हैं, जो मशकूक अफराद हैं, उनको ज़रूर पकड़ें, उनको सज़ा भी दें, उनका ट्रायल भी होना चाहिए, भले जहाँ भी करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप लोगों के घरों में घुस के उनकी चीज़ें की तोड़ फोड़, गाड़ियाँ उठा के ले जाएं, बंदा नहीं मिलता उसके बच्चे को उठा लें, बच्चे नहीं मिल रहे तो बेगम को पकड़ ले रास्ते से, जैसे शहजाद रफीदी साहब की मिसेस को उन्होंने पकड़ लिया। तो ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, ये सारे विजुअल जो हैं ये लोगों के सामने मौजूद हैं, उनके सामने जा रहे हैं। और ये 1.5 महीने में जो अगर कुछ कमाया भी था, इन्होंने बहुत बुरी तरह से उसको खोया है। आपके दाएं बाएं जो अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं वो इन चीज़ों को महसूस करते हैं। हमारी सोसाइटी इस किस्म की है कि हम भले सियासी तौर पे इख्तिलाफ रखें वैसे रखें, लेकिन जो एक पर्सनल फैमिली के हवाले से हमदर्दी होती है, बच्चों के हवाले से हमदर्दी होती है, वो यकीनन लोगों का दिल दुखता है उसके ऊपर। उसमें वोटिंग पे भी इसका इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको हम कहते हैं उर्फ़ आम में। आप महंगाई का यदि आप गिनना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि बंदे जिसकी कैपेसिटी थी 50,000 में महीना गुजारने की, वो 2 लाख में भी नहीं गुजार पा रहा। तो वो फिर ये ऐप से उधार लेके बेचारे फंस जाते हैं, इस किस्म की चीज़ों में पड़ते हैं। चीज़ें बेचनी पड़ती हैं घर की, आपको आपके बच्चों की एजुकेशन मुतासर हो रही है, तो वो एक सोशल इम्पैक्ट जो उसका आ रहा है, वो उसका एक वो पहलू है। तीसरी चीज़ है इससे जो सूरत हाल हुई है बिजनेसेस की और इंडस्ट्री की आपकी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हुई है। फिर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है नॉर्मल तरीके से जाने का वो नॉर्मल तरीके से जा रहा है, जिसको कश्ती के ज़रिए जाने का इलीगल तरीके से जाने का मौका मिल रहा है वो इलीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें मिल के PDM की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ये मसला होंगी इलेक्शन में। और उनके ख़ास तौर पे जो आप जमहूरियत के लिए जा रहे हैं, आप इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, जमहूरी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, तो जमहूरी क्रेडेंशियल्स तो आपके बिल्कुल आपने उसका सत्यानाश कर दिया है। मैंने किसी ज़माने में एक कॉलम लिखा था बिलावल और मरीम का कंपैरिजन जमहूरी क्रेडेंशियल के और सियासी क्रेडेंशियल के हवाले से, जिसमें मैं समझता पीपल्स पार्टी जो है उसके एक जमहूरी क्रेडेंशियल बड़े अच्छे हैं और बेनज़ीर भुट्टो की तरबियत है बिलावल भुट्टो साहब को, और वो उनके बड़े अच्छे क्रेडेंशियल्स होंगे। लेकिन हम इस दौर में जब अब देखते हैं, उनके बड़े सियाने आदमी हैं, गुफ्तगू भी अच्छी कर देते हैं, लेकिन हम इस दौर में जो कुछ हुआ है उस पर उनका रवैया देखते हैं तो लगता ये है कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लहजा सीखने के अलावा और कुछ नहीं सीखा उनसे। उनके जमहूरी क्रेडेंशियल्स क्या थे और इनके क्या हैं, वो शायद वो कहते हैं पिता पर पूत और बाप पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो वो शायद वालिद साहब से ज़्यादा मुतासर हो गए, उस किस्म की वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत मुश्किल है PDM के लिए इलेक्शन अगला। अगर तो इनको फ्री हैंड मिल जाता है, खुला मैदान मिल जाता है जिसमें कोई अपोजिशन नहीं होगी, और जो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है PTI एक पॉपुलर जमात के तौर पे मौजूद है, वो अगर नहीं होगी तो फिर यकीनन इनको एक फ्री राइड मिल सकती है, वॉक ओवर मिल सकता है, लेकिन वो फिर क्रेडिबिलिटी उन इलेक्शंस की उस तरह से नहीं होगी। ना दुनिया मानेगी, ना पाकिस्तान में लोग मानेंगे। टर्न आउट उसमें मेरा नहीं ख्याल 10-15% से ज़्यादा होगा। मैनिपुलेट किया जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत सीरियस मसाइल उससे पैदा हो सकते हैं। तो बहुत मसाइल हैं इनके लिए आगे PDM के लिए इलेक्शन लड़ने में, कोलिशन बनाने में, सीट एडजस्टमेंट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो कोई आसान ईजी राइड नहीं है जी। ठीक है। रियाज,
जरा साहब, अब जो हुकूमत है वो ये बयानिया बना रही है कि पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका था और हमने बचाया है इस मुल्क को। तो आपको लगता है ये बयानिया मैटर करेगा या फिर सिर्फ जमहूरी क्रेडेंशियल्स की बेसिस पर ही वोटर निकलेगा बाहर? इस वक्त कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको पीडीएम में, अब तो ज़ाहिर है पीडीएम उस तरह एक किस्म के एक महीना रह गया, अब हम समझें कि कागज़ में ही रह गई है। अब नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, आईपीपी है, टीएलपी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और केपी में एएनपी है और मरकज़ में समाओ थोड़ा बहुत अगर जेयूआईएफ शामिल कर लेते हैं बलूचिस्तान वगैरह में, तो ये सारी पार्टीज़ हैं। इसमें अब एक जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग शुरू हो चुकी है कि हमने अपने आप को कितना जो है वो कबूलियत के दायरे के अंदर लेके जाना है, एक और सबसे बड़ा फैक्टर क्योंकि वो मैटर करता है कि आपका जो ताल्लुक़ है, जो वाली वारिस हैं, जो करता धरता है, उनके साथ कितना अच्छा है। क्योंकि इस वक्त वो भी, अब ये सारे भी अनश्योर हो गए, 9 मई का वाक़या हो गया, सब ने जितना हो सकता था जो है वो पीटीआई को मारा, उनके एहलकारों को, लीडरों को, जो कुछ हो सकता था वो हो गया। लेकिन उसके बाद जब रात गुजर गई, सुबह हो गई, तो अब अंदाज़ा हुआ कि जनाब हम तो जिस बस में हमने सफ़र करना था वो बस भी निकल चुकी है और हमें कहा गया है कि आप भी अपना बंदोबस्त करें। तो हम समझे थे कि हमें वो बस प्रोवाइड की जाएगी जो रात तक हमें प्रोवाइड की जाती रही, जिसमें हमने सफ़र किया और हमने लोगों को जो है मुश्किलात जो है वो गुजरवाई और लोगों को जलील किया, जिस तरह पंजाब का इन्होंने जिक्र किया राव साहब ने। तो ये सारा कुछ हुआ, तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि अब तो हमें अपना घोड़ा जो है वो उस दायरे में लेके जाना है, कबूलियत के दायरे में। एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा ये कि बयानिया क्या होगा, यानी लीडिंग जो पार्टीज है, हम देख लें कि पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, वो क्या लेके जाएंगी। हमने देखा कि जब हुकूमत में थे साबिक कप्तान या पीटीआई की हुकूमत थी, तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बड़ा बेहतरीन किस्म का नारा था। पीपल्स पार्टी कुछ और पीएमएलएन के पास बहुत बड़ा एक नैरेटिव था, बड़ा एक जो है पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में एक ठीक ठाक स्टैंडिंग थी उनकी। लेकिन अब उनके पास क्या है, तो एंटी जो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो तो बिल्कुल अनका ख़त्म हो चुका है। आपके पास क्या है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपके पास परफॉर्मेंस के भी कुछ इंडिकेटर्स नहीं है। अगर आप ये कहते हैं जी पिछली हुकूमत ने किया था, तो जब ये हुकूमत आ रही थी जून में जब वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया, तो जितने सेक्टर्स थे, सर्विसेज सेक्टर थे और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट के हवाले से फिगर्स थे, इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा सारी जो सर्विसेज वाले के सेक्टर्स थे उसमें सारे इंडिकेटर्स जो थे पॉजिटिव थे और पिछले साल की निस्बत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो फिगर्स बताते हैं कि वो कहाँ। और अब अगर हमने देखा कि इस साल के जो इकोनॉमिक सर्वे आया, जो गुजर गया जो माली साल, उसमें हमने उनकी परफॉर्मेंस देख ली, तो फिगर्स तो खुद बता देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है किसी को कहने की कि हमने मईशत पिछली हुकूमत ने ख़राब की है, वो फिगर्स बता देते हैं। एक बात तो ये होगी। अब इनके पास वही जब उस तरफ आते हैं कि ना बयानिया वाला मामला इनके पास है, ना इनके पास परफॉर्मेंस कुछ है। अब ये कोशिश करें कि उस दायरे में आए कि जनाब अपनी सीवी पेश करें कि जनाब हम सबसे बेहतरीन हो सकते हैं, हम सबमिसिव हैं, हम ओबीडियंट हैं, हम आपका काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ इतनी अनसर्टेनिटी उनको दिखाई जा रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रही। उनका ये ख्याल था कि अब तो भंगड़े होंगे, लुटियाँ होंगी और अब हमारी हुकूमत होगी, पंजाब हमारे पास होगा। तो सारी जो पार्टीज़ हैं मेजर, जो स्पेशली दो पार्टीज़ हैं, वो शदीद परेशानी का जो है वो दो चार हैं। तो कम से कम परफॉर्मेंस की बेस पे तो किसी को कुछ मुझे नज़र आ रहा कि मिलेगा। अलबत्ता वही है कि उस दायरे में, कबूलियत के उस दायरे में जाने की कोशिशें हो रही हैं और हर बंदा अपनी सीवी पेश कर रहा है। 21 हद तक कामयाब होते हैं, हमें मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्तों में मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जलाल साहब आपको क्या लगता है, क्या है नून लीग के पास अगले इलेक्शन में लेकर जाने के लिए? और फिर ये जिस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं कि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, ये सारा बार क्या सिर्फ नून लीग पर आएगा या तमाम जो जमातें हैं पीडीएम की वो सारा इसको बर्दाश्त करेंगी? देखिए जी, इसके हवाले से तो मेरी जो राय है वो जरा मुख्तलिफ है। जी। इंतहाई मोतबाना मेरी गुजारिश ये है कि चूँकि पिछले 1.5 साल से जो मुल्क के हालात थे, जो माशी सूरत थी, जो मुल्क के हालात थे, वो आपके सामने हैं और उसमें बहुत सारी राह मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन इंडिकेटर्स जो हैं वो ज़ाहिर मौजूदा जो गवर्नमेंट है जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब के पास है, तो मैं समझता हूँ कि इनके हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं, मुल्क के हालात हुए हैं। जो आपको पता है कि एक वक्त था कि कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया। अभी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, अभी डॉलर जो है वो नीचे आया है, इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, सोने की कीमतें कम हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि इनके पास जो है ना अभी बहुत सारे जो है इस तरह के जो है ना हैं वो स्लोगन्स हैं जिसमें वो जाके तो इलेक्शन में इंशाल्लाह इलेक्शन में ये कम्पीट करेंगे। सियासी जमातें जो है उनकी तो सर्वाइवल तो होती रहती है, कभी वो हार जाती हैं, कभी जीत जाती हैं।
आप देखें पिछले 2013 के 18 के इलेक्शन में नून लीग की क्या पोजीशन थी। जनाब साहब, लेकिन वो ठीक है, वो जाहिर है कुछ चीज़ें कम भी हुई हैं, लेकिन देखें ना बिजली भी बढ़ रही है, फिर चीनी, आटे, दाल, इन सब की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई की शरह बढ़ रही है, तो ये भी तो फिर हम काउंट करेंगे ना, ये तो अवामी मसाइल हैं। इसमें देखें अवाम तो जो है ना, अवाम के पास जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा ना कि अवाम की क्या राय है। अभी जो है ना वो उसके ऊपर सर्वे जो आ रहे हैं, जो तजिए आ रहे हैं, उसके हवाले से तो अभी इनके जो है पॉजिटिव साइन है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और ये बड़ी जमातें हैं मुल्क के अंदर, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई है वो भी मुल्क के अंदर एक जमात है, उसका सिस्टम मौजूद है, वो भी इलेक्शन में जाएंगे। और मेरा तो अपना जाती ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ये मौलाना फजल रहमान, ये सारे जो है ना ये इत्तेहादी रहेंगे। और हाँ, इलेक्शन की हद तक बात है। पंजाब में अभी कल ही वो पंजाब के जो सदर है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने कहा था कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम हर जो हल्के में अपने बंदे खड़े करेंगे और हर हल्के में जो है वो शेर का निशान होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी कुछ दिन ही बाकी हैं, 1 महीने के अंदर शायद गवर्नमेंट जो है मौजूदा उसकी कोशिश होगी कि हम मजीद मुल्क के अंदर जो है बेहतरी लाएं, इसकी पेट्रोल की कीमतों में भी शायद वो कमी कर सकते हैं, उसके अलावा और भी वो इकदाम करेंगे। लेकिन अभी चूंकि टाइम ऐसा है कि इसमें आप ये भी देखें, इस चीज को भी मैटर करना चाहिए कि 1.5 साल जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए कोई इतना अच्छा साबित नहीं होता है। इसमें एक टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर में अगर किसी को काम करने का मौका मिले तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है कि उसको 5 साल मिले हैं, उसने 5 साल के अंदर काम नहीं किया है, फिर लोग जो है ना वो उसका इंतकाम जो है वोट के जरिए लेते हैं। और यकीनन आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो बारियां लगी हुई थी उसमें यही था कि कभी पीपल्स पार्टी आ गई, कभी नून लीग आ गई, अभी 2018 में पीटीआई आ गई। और जिस तरह से पीटीआई आई है वो भी कहने की बात नहीं है, ये आप बहुत सारे लोगों के सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल जी, बेहतरीन हल यही है कि इलेक्शन करवाएं, आवाम से पूछे कि उनकी राय क्या है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।